अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पीजेंट मूवमेंट टॉपिक को कवर किया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री बुक पेज नंबर 51। टुडेज टॉपिक इज वर्कर्स यूनियन। तो आपको मालूम होगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी हमारा जो इंडस्ट्री है, तो वो बिना वर्कर्स के काम नहीं कर सकती है। जिसने कंपनी खोला वो अकेले पूरा काम कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री में? नहीं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्कर्स की। तो उस टाइम पीरियड में आज भी हमारे जो यहाँ जो काम करते हैं वर्कर्स लोग, लेबर क्लास लोग जो जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। उसको प्रॉपर वेतन नहीं मिलता, उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार आज बोला जाएगा है, लेकिन आज से ज़्यादा उस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल कर रही थी, उस टाइम पीरियड में तो वर्कर्स लोगों की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बेकार थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? मजदूरों से काफ़ी काम करवाते थे और उसके बदले उनको पूरा वेतन भी नहीं देते थे और उन पर काफ़ी अत्याचार भी करते थे। और इसीलिए इस यूनियन की, वर्कर्स यूनियन की उनको ज़रूरत महसूस हुई कि उनके लिए, वर्कर्स के अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक यूनियन बनाई जाए वर्कर्स लोगों के लिए और उनके बारे में सोचा जाए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो देखिए 19th सेंचुरी के बाद में देखिए काफ़ी सारी मिल्स का यहाँ पे लगाई गई, जैसे टेक्सटाइल मिल हो गया, रेलवे कंपनीज वगैरह हो गया, को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया में। और उसके बाद अब जो भी जितनी भी इंडस्ट्री बन रही है, तो यहाँ पर काम कौन करेंगे? वर्कर्स लोग, वर्कर ग्रुप ही काम करेंगे। तो अब हमें वर्कर्स लोगों के ग्रुप के, वर्कर्स लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों ने इसमें लार्ज स्केल में, उन्होंने वर्कर ग्रुप्स काफ़ी आगे सामने आए और उसके, उनके हित के बारे में भी काफ़ी लोगों ने इनके एफर्ट्स लिए, इनके हित के बारे में सोचा जाए, काफ़ी ग्रुप बनाए गए थे। देखिए शशि पाड़ा बैनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्कर्स को लोकल लेवल पर और इनके हित के, इनके वेलफेयर के बारे में सोचा और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और इसीलिए इनका जो लोखंडे का कंट्रीब्यूशन है वर्किंग क्लास के लिए, यानी कि वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इनके विकास के लिए, इनके हित के लिए, इनके वेलफेयर के लिए। और इसीलिए देखिए इनको डिस्क्राइब एज फादर ऑफ इंडियन वर्कर मूवमेंट बोला जाता है। किसको? लोखंडे को फादर ऑफ इंडियन वर्कर मूवमेंट भी बोला जाता है। देखिए हमारे जो देश में फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। और फादर ऑफ इंडियन वर्कर मूवमेंट कौन है? नारायण मेघाजी लोखंडे। इनको बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडियन वर्कर के वेलफेयर के बारे में, इन्होंने काफ़ी काम किया उस टाइम पीरियड में। और उसके बाद में देखिए काफ़ी सारे, अब एक जो आंदोलन होता है एक जगह पर, तो उससे क्या होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका इफेक्ट जाता है। तो देखिए बहुत, देखिए अलग अलग इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट में, काफ़ी सारी जगह में जो बुरी कंडीशन थी वर्कर्स लोगों की, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी अलग अलग जगह पर इसका आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए आसाम में टी प्लांटेशन होता है, आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर चाय की पत्ती उगाई जाती है। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे, तो उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी आसाम में, तो वो भी स्ट्राइक पर चले गए, उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर, देखिए GIP जिसको कि बोलते हैं, रेलवे वर्कर्स, तो वो भी स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने कहा हमारी डिमांड पूरी करो, नहीं तो हम स्ट्राइक चले जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। और उसके बाद में देखिए एंटी पोर्शन मूवमेंट वर्कर्स कैरिड ऑन स्ट्राइक ऑन द टाइम टू टाइम। और अलग देखिए अलग अलग डिफरेंट जगह पर काफ़ी सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए, वर्कर्स थे और वो काफ़ी स्ट्राइक पर चले गए। उसके बाद देखिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी काफ़ी सारे उद्योगों का विकास हुआ। अब काफ़ी सारे जब उद्योग का विकास होगा तो क्या होगा? उद्योग कौन लगाएगा? उसमें काम कौन करेगा? वर्कर्स, है ना। तो काफ़ी सारे वहाँ पे वर्कर्स लोगों क्लास की ज़रूरत महसूस हुई और इससे क्या हुआ? नेशन वाइड वर्कर यूनियन। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में ये हुआ कि अब जब वर्कर क्लास के लिए कोई ना कोई यूनियन बनाना ज़रूरी है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कितना टाइम पे करेंगे, उनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए। तो इससे क्या हुआ? नेशन वाइड वर्कर यूनियन बनाने की एक ज़रूरत महसूस हुई विद द नेसेसिटी इन 1920। देखिए 1920 में AITUC एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है AITUC।
इसकी स्थापना हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो वर्कर क्लास है उनके हित के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता था और काम किया जाता था। इसमें देखिए लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और वो इस वर्कर लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते थे और वो लोगों को बोलते थे, जो वर्कर लोग हैं उनको बोलते थे इस हमारा नेशनल जो मूवमेंट है इसमें काफ़ी आगे आप लोग आगे आइए, पार्टिसिपेट करिए, वर्कर लोगों को बोलते थे। उसके बाद देखिए श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, ये जितने सोशलिस्ट लीडर हैं इन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की अपना जो उनकी विचारधारा थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वो स्प्रेड करना स्टार्ट किया अमंग द वर्कर टू फॉर्म द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने वर्कर्स लोगों के हित के बारे में काफ़ी काम किया। उसके बाद देखिए मुंबई मिल वर्कर यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 मंथ। तो देखिए मुंबई के जो मिल वर्कर्स थे उनकी जो यूनियन थी वो कहाँ पर चली गई? स्ट्राइक पर चली गई फॉर 6 मंथ। अब आप सोचिए 6 मंथ के लिए अगर कोई भी फैक्ट्री बंद हो जाती है तो वहाँ पे सारा काम उनका ठप हो जाएगा, उनको कितना ज़्यादा लॉस होगा। तो उस टाइम पीरियड में कंपनीज किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उनको होने लगा। अब तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि इससे हम उनका जो काम है, उनका जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है, यानी कि जिससे वो डेवलप कर रहे थे वो सब पूरा ठप हो गया है, यानी वर्कर पूरे स्ट्राइक पर चले गए। अब उनका पूरा काम पूरा बंद हो गया तो बेनिफिट कहाँ होगा? उनको तो और लॉस होने लगा है। तो क्यों होने लगा? क्योंकि जो वर्कर लोग थे वो स्ट्राइक पर चले गए थे और उन्होंने ये सोचा कि जब स्ट्राइक पर चले गए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है तो यानी कि जो वर्कर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके काम को। अब उनका ऐसा सोचना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि अगर हमने इनको अभी नहीं रोका तो ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटर, उन्होंने विधानमंडल को बैठा दिया और उन्होंने उसको रोकना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा वर्कर लोगों की आवाज़ हमें अभी ही रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो द वर्कर स्ट्रगल प्रूव टू बी सप्रेसिव टू द नेशनल मूवमेंट, लेकिन जो वर्कर्स लोग थे वो एकजुट हो गए और उन्होंने इसको एक नेशनल मूवमेंट बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्कर्स यूनियन है उनके लिए काफ़ी काम किया और उन्होंने अपनी काफ़ी आवाज़ें उठाई जिससे उनका काफ़ी विकास हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए सोशलिस्ट मूवमेंट। सोशलिस्ट मूवमेंट यानी क्या होता है? सोशलिस्ट यानी समाजवादी एक मूवमेंट क्या क्या उस टाइम पीरियड में हुए तो देखते हैं। मैनी ऑफ दिस यंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट in the Indian National Congress felt the protecting the interest of the people। तो देखिए जितने एक्टिविस्ट थे यानी कार्यकर्ता थे, समाज सेवा के जो लोग थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेक्ट करना किया। वो चाहते थे कि हमारे जो पीपल हैं यानी जो लोग हैं, आम जनता है, उनके इंटरेस्ट यानी उनके हित के बारे में हमें सोचना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, समाजवादी जो लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया उनके हित के बारे में सोचना। और उनको ये फील हुआ कि हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देना है, तभी हमें हमारे हित के बारे में, हमारे वर्कर के हित के बारे में, हमारे आम जनता के लोगों के हित के बारे में हम सोच सकते हैं जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म करेंगे। और उसी तरीके से उन्होंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि हमारी सोसाइटी में जितना भी स्ट्रक्चर्ड, हमें हमारी सोसाइटी को क्या करना है? रीस्ट्रक्चर करना, पुनर्गठन करना है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। किसके बेसिस पे? हमारा जो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए इस रिकंस्ट्रक्शन का, हमारी सोसाइटी का हमारे प्रिंसिपल होना चाहिए तो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। हर आदमी को इकोनॉमिकली एक समानता का अधिकार होना चाहिए, सोशली एक समानता का अधिकार होना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमारा नई जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा हमारी सोसाइटी का, ये हमारा उसका प्रिंसिपल होना चाहिए। और जब ये रियलाइजेशन हुआ हमारी किसको? सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट जो लोग थे उनको ये रियलाइजेशन हुआ, उससे क्या हुआ? एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ग्रोथ हुआ लोगों में और विचारधारा, नई विचारधारा लोगों में इसका जागरूकता आई। और देखिए सोशलिस्ट उस वक्त काफ़ी सारे थे, यंग लोग भी थे और ओल्ड लोग भी थे, तो हर लोग अपने अपने तरीके से काम करते थे। तो देखिए इसमें जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने काफ़ी काम किया। उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ये लगा कि अगर ये लोग आगे आने लगे तो हम यहाँ पर नहीं टिक सकते, इसलिए जो उन्होंने यंग यूथ लोग थे, सोशलिस्ट समाजकर्ता लोग जो थे, उनको नासिक की जेल में बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ?
अब जो लोग बाकी बचे हुए थे उनको उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बिना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हम काम नहीं कर सकते। अगर हमें काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो हमें एक बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उस पार्टी के थ्रू उन्होंने ये डिसाइड किया और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, फॉर्म किया। और उसमें कौन कौन से लीडर थे, इसमें पेज नंबर 52 में देखिए काफ़ी सारे इन्होंने नाम दिए हुए हैं, 2 पिक्चर्स भी बनी हुई है। आचार्य नारायण नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आपने नाम सुना भी होगा इनका। देखिए इनको यहाँ पर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये लीडर थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया 1942 में। और ये सभी यंग सोशलिस्ट थे जो कि काफ़ी इन्होंने आगे काम किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काफ़ी उन्होंने काम किया। एंड उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया लोगों को। लोकमान्य तिलक हैड ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ऑन मार्क्स, देखिए लोकमान्य तिलक ने एक आर्टिकल लिखा था मार्क्स के ऊपर 1881 में। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कम्युनिज्म जो है उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे देश में, कि इसकी ज़रूरत महसूस हुई लोगों को कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे देश के लिए। तो देखिए मानवेंद्र नाथ रॉय प्लेड एक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिज्म मूवमेंट, और मानवेंद्र राव हैं उन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया इंटरनेशनल कम्युनिज्म मूवमेंट में। उसके बाद देखिए 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई हमारे देश में, जिसमें कि यंग कम्युनिस्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी चलाती है, वो अपने वेलफेयर के बारे में सोचेगी, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगी, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ये सोचा कि हाँ, अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी चली तो हमारा पूरा यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ पर रूल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में तो श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जागलेकर, ये सभी को उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। ये बड़े बड़े नेता थे जो ये पार्टी चला रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये पार्टी आगे बढ़ी तो हम यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी नेता को अरेस्ट कर लिया। एंड उन्होंने क्या चार्ज लगाया इन सभी लोगों पर कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, यानी साजिश कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे भी ओवरथ्रो करना है, पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने इन सभी नेता को जेल में बंद कर दिया और इनको डिफरेंट पनिशमेंट्स भी दिए गए। और इन्होंने फिर देखिए द ट्रायल टुक प्लेस एट मेरठ एंड देयरफॉर नोन एज द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और इसको देखिए इन्होंने मेरठ में इनको जेल में बंद कर दिया और इसको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट माने यानी कि वुमेन के लिए क्या क्या मूवमेंट किए गए। देखिए आपको सभी को पता है उस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, जो वुमेन लोगों की जो कंडीशन है बहुत ही बेकार थी। उस टाइम पीरियड में वुमेन लोग पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। गर्ल चाइल्ड को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वुमेन लोगों को सती प्रथा, केशवापन, ऐसे बहुत सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में। तो उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। तो उन लोगों के लिए आवाज़ काफ़ी लोगों ने उठाई, जिसकी वजह से आज हम जो गर्ल वुमेन लोग हैं, आज हमें समाज में बराबरी का अधिकार मिला है, आज हमें पढ़ने का अधिकार है और हम लोग वुमेन से बराबरी से काम कर रहे हैं, बराबरी से हमको सब अधिकार मिले हुए हैं। थैंक टू दैट पर्सन, उन लोगों के लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए जिन लोगों ने हम लोगों के लिए काफ़ी प्रयास किए। तो देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या है, देखिए इन द इंडियन सोशलिस्ट सिस्टम वुमेन वर गिवन सेकेंडरी पोजीशन। हम इंडियन लोगों, हमारा जो सिस्टम है उसमें कैसा था, वुमेन लोगों को सेकेंडरी पोजीशन था। ये पुरुष प्रधान देश है, मेल लोगों को जो लोग हैं पुरुष लोगों को इनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनको फर्स्ट पोजीशन दी जाती थी और वुमेन लोगों को सेकेंडरी पोजीशन दिया जाता था। और इन सभी की वजह से और बहुत सारी हमारे देश में ना कुरीतियाँ थी, जिनको बोला जाएगा बुरी प्रथाएं, है ना। तो
उनकी वजह से हमारे वुमेन लोगों को काफ़ी अत्याचार का सामना करना पड़ता था, काफ़ी अत्याचार होते थे हम लोगों के ऊपर। तो ये जितना अत्याचार थे उनके खिलाफ जब हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ तो लोगों में काफ़ी जागरूकता आई और काफ़ी मेल पर्सन ने भी, काफ़ी मेल रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, जिन्होंने कि काफ़ी काम किया हमारे इस वुमेन मूवमेंट में। हमारे लेडीज़ के जो रिफॉर्मेशन है, काफ़ी उनके जो कुरीतियाँ उनको ख़त्म किया, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने भी, हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसमें मूवमेंट में वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट में काफ़ी उन्होंने काम किया। वुमेन लीडर स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड। उसके बाद में देखिए, पहले तो हम लोग घर में ही उनको किसी उसमें नहीं गिना जाता था वुमेन लोगों को, लेकिन उसके जहाँ जैसे जैसे हमारा ये मॉडर्न इंडिया का जैसे जैसे विकसित हुआ हमारा मूवमेंट, वैसे वैसे वुमेन लीडर स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड। काफ़ी देखिए हमारे पॉलिटिक्स में भी वुमेन लीडर आगे आए, जिसमें कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी स्टैब्लिश। और उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसमें इंडिपेंडेंटली वो लोग सोचते थे और उसके बाद में काम करते थे। पंडिता रमाबाई स्टैब्लिश द आर्य समाज महिला। देखिए पंडिता रमाबाई पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की और उसी में सेवा सदन फाउंडेड बाय रमाबाई रानडे। रमाबाई रानडे ने एक सेवा सदन की स्थापना किया। और एग्जाम्पल ऑफ दिस भारतीय महिला परिषद। और देखिए ये बहुत ही बड़ा काम था कि इन्होंने खुद भी स्टैंड किया और लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो लोग जितनी भी महिलाएं हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचते थे, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होने देते थे। भारत महिला परिषद 1904 भारत महिला परिषद की स्थापना हुई। एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1925 में फाउंडेड हुआ। एंड इन सब इंस्टीट्यूशन से क्या हुआ, नेशनल लेवल पर लोगों के हित के बारे में, लोगों को वुमेन लोगों को एक स्टैंड मिला, एक उनको एक समाज में एक अच्छी स्थिति देखने को मिली, जिससे कि ये सारी स्थापना हुई। उसके बाद में जितने भी इंस्टीट्यूशनल वर्क हैं वो नेशनल लेवल पर पहुंच गए। एंड राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट, सभी अधिकार मिले वुमेन लोगों को। एंड स्ट्रगल फॉर मीडियम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों के हित के बारे में, वुमेन लोगों के हित के बारे में स्ट्रगल लोग करते थे और उनके हित के बारे में काम होते थे। उसके बाद देखिए रखमाबाई जनार्दन सेव वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन इंडिया। देखिए यहाँ पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 52। डॉक्टर रखमाबाई सेव ये फर्स्ट डॉक्टर थी इंडिया में जो कि लोगों के स्त्री लोगों के हित के बारे में सोचती थी और डिलीवर और अपनी स्पीचेस लेक्चर्स देती थी कि हमें अपनी जो यंग यूथ है, यानी जो स्त्री लोग हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर एक लेडी, एक स्त्री अपने हित के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचेगी तभी वो अपनी फैमिली को आगे लेकर जा सकती है। अगर वुमेन लोग ही अगर बीमार हैं तो वो अपने फैमिली के बारे में कैसे सोचेंगी। तो उन्होंने ये लेक्चर्स दिए लोगों को समझाया कि अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए, तभी आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी रेड क्रॉस सोसाइटी इन्होंने राजकोट में ओपन किया और बहुत सारी और भी ब्रांचेस इन्होंने खोली, जिससे कि वुमेन लोगों के हित के बारे में वो काफ़ी सोचते थे। उसके बाद 20th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने पब्लिक लाइफ उन्होंने स्टार्ट किया वुमेन लोगों की। और उसके बाद में वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने लोगों को काफ़ी वुमेन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट भी करवाया और नेशनल मूवमेंट बन गया। और उसके बाद में एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में, जिससे वुमेन लोग काफ़ी आगे आए और उनको काफ़ी जगह पर पॉलिटिक्स में भी उनको काफ़ी जगह मिली। पहले पॉलिटिक्स में लेडीज़ लोगों को नहीं गिना जाता था, लेडीज़ खुद ही नहीं आगे आती थी। लेकिन इस टाइम पीरियड में इतना क्रांतिकारी चेंजेस आया लोगों में कि लोग जितने भी देखिए प्रोविंशियल मिनिस्टर में भी उनमें लेडीज़ लोगों ने आगे आए और काम किए। और उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन हैड टू बी क्लियरली स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि इतना सब स्ट्रगल होने के बाद, इतना सब मेहनत करने के बाद जो स्ट्रगल हुआ इक्वलिटी को लेकर, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यानी जो इक्वलिटी की समानता जो हमारा प्रिंसिपल था, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी हमें ऑफ मैन एंड वुमेन, हर आदमी और औरत को समानता का अधिकार से गिना गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो ये बहुत ही क्लियरली उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया के हर आदमी और हर औरत को समान अधिकार है रहने का, हर चीज़ का उसको समान अधिकार मिला हुआ है। तो ये देखिए हमने जो जितने बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने जो स्ट्रगल किया उससे क्या बेनिफिट मिला, है ना। तो इसके आगे का जो टॉपिक है दलित मूवमेंट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।